हर सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन के पीछे एक क्लियर विजन होता है और चॉइस एएमसी के पीछे एक सिंपल लेकिन पावरफुल थॉट है। फाइनेंशियल सर्विसेज को हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। कमल सर हमेशा एक बात पर फोकस करते हैं, वेल्थ क्रिएशन तब मीनिंगफुल होती है जब उसकी फाउंडेशन हो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर फर्स्ट थिंकिंग। चॉइस एएमसी इसी फिलोसॉफी के साथ म्यूचुअल फंड स्पेस में एंटर कर चुका है और सिर्फ कुछ महीनों में ही सबसे पहले गोल्ड ईटीएफ और उसके बाद 2 इंडेक्स फंड सक्सेसफुली लॉन्च करके ये साबित कर चुका है। आज हम इस पूरी जर्नी का विजन क्लियरली समझेंगे, सीधा उस इंसान से जो इन सब के पीछे है। वेलकम टू द शो मिस्टर कमल पोदार सर। वेलकम व्यूअर्स, आज हम चॉइस एएमसी के पीछे की जर्नी के पूरे विजन को समझेंगे उस इंसान से जो इन सब के पीछे है। वेलकम टू द पॉडकास्ट मिस्टर कमल सर। सर, अगस्त 2025 सेबी का अप्रूवल आया, चॉइस का म्यूचुअल फंड आया। इस माइलस्टोन का असर आपकी टीम पर कैसा था, आपके विजन पर कैसा था, और जब अप्रूवल फाइनली आया उस मोमेंट में ऑफिस का एटमॉस्फेयर कैसा था? दिव्यांशु, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को प्लान करने के लिए। देखो, हमने 2010 में चॉइस की जर्नी स्टार्ट की थी और हमने सीए फर्म 1992 में आदरणीय सुनील जी पाटोदिया ने एसके पाटोदिया एंड एसोसिएट्स के नाम से फर्म चालू की। 1999 में मैं उससे जुड़ा और 2010 में हमने चॉइस की जर्नी चालू की। 2010 से 2020-21 तक की जो हमारी यात्रा थी, वो एक बेसिक सेटअप की यात्रा थी। हमने अलग अलग वर्टिकल्स चालू किए, वहाँ पर हमने वर्किंग स्टार्ट की और धीरे 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 हमने उसमें एक एक्सपर्टाइज हासिल की और कहीं न कहीं हम अपनी एक पहचान और एक पोजीशन बनाने में कामयाब हुए। हम ब्रोकिंग में टॉप 20 ब्रोकर्स में आए, हमने इंश्योरेंस ब्रोकिंग चालू की, हमने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का काम चालू किया, हमने बॉन्ड मार्केट में काम करना चालू किया, हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत अच्छी परफॉर्म करी। तो ये सारी चीज़ें जब हम कर रहे थे, तो हमें लगा कि अब हमें ऑर्गेनाइजेशन को इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है और ये एक जर्नी है। कोई भी एक एंटरप्रेन्योरशिप में जब वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस है वो पहले धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइजेशन का शेप लेता है और जब उस ऑर्गेनाइजेशन में एक रेस्पेक्ट, एक विश्वास, एक आशा, एक कॉन्फिडेंस जब तैयार होता है तो वो एक इंस्टीट्यूशन का रूप लेता है। तो म्यूचुअल फंड का लाइसेंस हमारे लिए उस इंस्टीट्यूशन की जर्नी को स्टार्ट करने का एक जरिया था और 2025 में जब हमने लाइसेंस अप्लाई किया था तो हमने कल्पना भी नहीं करी थी कि इतना फास्ट हमें लाइसेंस मिल जाएगा। और वो इतना फास्ट मिलने के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के लेवल पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन 100% परफेक्ट था और किसी भी रेगुलेटर्स के साथ, किसी भी कोई क्लाइंट के साथ कोई हमारा ऐसा मैटर पेंडिंग नहीं था, जिसके कारण रेगुलेटर को ये लाइसेंस देने में थोड़ा भी हिच होता। और आई थिंक एट दैट टाइम दिस इज़ द फास्टेस्ट अवॉर्डेड लाइसेंस जो था वो चॉइस को मिला और निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का दिन था और एक बहुत बड़े सुकून का दिन था और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का दिन भी था। क्योंकि अभी तक हमने जो काम किए हैं उसमें हमने कंसल्टिंग करी है, हमने कमीशन का काम किया, हमने पैसे लिए हैं। यहाँ हमें लोगों का पैसा हैंडल करना है। हाँ। लोगों की हार्डकोर सेविंग्स जो वो हम पे ट्रस्ट करके हमारे साथ देने वाले हैं, उस पैसे को ना केवल सँभालना है, बल्कि उसको ग्रो करके उनको रिटर्न देना है। तो ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी जिसको हमने उस दिन हमारे ग्रुप में जोड़ने का प्लान किया था एंड आई एम वेरी फॉर्च्यूनेट कि हमें जो मेंबर्स, टीम मेंबर्स इसमें जुड़ रहे हैं, दे आर सो डेडिकेटेड, दे आर सो पैशनेट और वो जिस तन, मन, धन से इस एएमसी को ग्रो करने के लिए लगे हुए हैं, आई एम वेरी मच श्योर एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आने वाले बहुत कम समय में हम हिंदुस्तान की और अच्छी एएमसीज में हमारा नाम देखेंगे। फॉर श्योर सर। बट सर, अपने से पहले भी बहुत सारी एएमसीज मार्केट में अराउंड 50 के आसपास, तो अपन ऐसा क्या डिफरेंशिएट लाना चाहते हैं एक क्लाइंट की लाइफ में? इसमें दिव्यांशु डिफरेंशिएटर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना, वो ये है कि अब भी हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं है। अभी बहुत कम लोग म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं। जब ये संख्या यहाँ से 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना होगी,
तो एग्जिस्टिंग एएमसी जो है दे आर नॉट, यू कैन से कि वो संख्या पर्याप्त नहीं है उन सबको अडॉप्ट करने के लिए। हाँ। तो डेमोग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जब हमने इक्विटी ब्रोकिंग शुरू की थी तो उस समय लेमैन ब्रदर का केस हुआ ही था, हाँ। तो सब लोग लाइसेंस सरेंडर कर रहे थे और हमने लाइसेंस अप्लाई किया। तो हमको सबने बोला कि यार इक्विटी ब्रोकिंग में क्या ही कर लोगे, अभी तो लोग लाइसेंस सरेंडर कर रहे थे। उस दिन भी मैंने लोगों से ही कहा था कि आज 35 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट है जो 10वीं क्लास तक पढ़ रहे हैं। हाँ। ये 35 करोड़ स्टूडेंट कल मेन स्ट्रीम में आने वाले हैं, और जब ये मेन स्ट्रीम में आएंगे तो चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू हो, चाहे इंश्योरेंस के थ्रू हो, या चाहे डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू हो, वो सब कैपिटल मार्केट में आएंगे। और वही हुआ। उस समय 1 करोड़ डीमेट अकाउंट थे, आज 21 करोड़ डीमेट अकाउंट है। तो ये जो संख्या यहाँ पे बढ़ी है, हमने देखा कि किसी जमाने में कहा जाता था कि दुनिया की किसी बाजार को छींक आ जाती है तो हमारे यहाँ पे बुखार हो जाती थी। हाँ। आज पूरी दुनिया को बुखार हो रखी है और हमको छींक तक छींक नहीं नहीं आ रही आती है। है। तो ये जो माहौल बना है, जो इंडियन इन्वेस्टर्स ने इस बार की जो तेजी है, ये इंडियन इन्वेस्टर्स ने लीड की है। पहली बार आपने देखा है कि डीआई की होल्डिंग एफआईआई से ज्यादा हुई है, डीआई का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बहुत साउंड कर रही है, बहुत मजबूत कर रही है, और आने वाले समय में इनका जो पार्टिसिपेशन दिखने वाला है उसकी एक भूमिका तैयार कर रही है। सर, एएमसी चलाना प्रोडक्ट लॉन्च करने से ज़्यादा है, ट्रस्ट, कंप्लायंस, प्रोसेसेस। आप ये इंस्टीट्यूशन कैसे बिल्ड कर रहे हैं? देखो अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लोगों के साथ चलता है, और उसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका क्रेडिबिलिटी वहाँ पे काम आता है। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि चॉइस में आज हमने वो एक क्रेडिबिलिटी बनाई है कि एएमसी में जब लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो वो इस दृष्टि से नहीं देख रहे कि वेदर वी आर एट द राइट प्लेस और नॉट। और अल्टीमेटली एएमसी की जो इमेज बनेगी वो एएमसी के कामों से, एएमसी की कॉरपोरेट गवर्नेंस से, एएमसी जो रिटर्न्स देगी, जो रिजल्ट देगी, उनसे बनने वाली है। और वहाँ हम जो भी प्रोफेशनल्स को लेके आ रहे हैं, जो भी टीम हम वहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, जो हमने कल्चर चॉइस में देखा है, जो कल्चर हमने चॉइस में सीखा है, जो टीम बिल्डिंग हमने चॉइस में की है, उन सारे अनुभव का साथ में लेके हम एएमसी में टीम बना रहे हैं जो इमोशंस में एक परिवार की तरह है और एग्जीक्यूशन में एक प्रोफेशनल्स की तरह है। एंड वी आर वेरी श्योर कि ये टीम जिस डेडिकेशन से, जिस पैशन से काम कर रही है, हमें कहीं भी कॉरपोरेट गवर्नेंस को लेके, कॉन्फिडेंस को लेके कहीं भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। एंड आई एम आल्सो 100% श्योर सर, सब आपके विजन के साथ अलाइंड है। सर, चॉइस। विजन हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का होता है, किसी एक पर्सन का नहीं होता है। एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इतने एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन को फ्रंट से लीड करने का मौका मिला है। तो लेकिन अल्टीमेटली सारे टीम मेंबर्स की कंबाइंड जो मेहनत है और जो ताकत है, उसी के कारण आज अपन यहाँ खड़े हैं। सर, चॉइस ने अपने पहले 2 फंड लॉन्च किए गोल्ड ईटीएफ के बाद, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड सक्सेसफुली लॉन्च हुए। इन्हें मतलब अपन ने इनको ही क्यों चूज़ किया? कोई और कैटेगरी क्यों नहीं सेलेक्ट की? क्या होता है, म्यूचुअल फंड में 2-3 तरह की चीज़ें चलती है। एक फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट चलते हैं, दूसरा इक्विटी के अंदर पैसिव स्कीम्स चलती है और एक्टिव स्कीम्स चलती है। हम इस फील्ड में नए हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम खुद अभी सीख रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो पैसिव स्कीम्स में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वो जो मार्केट का पैटर्न होता है, जो ऑलरेडी उसमें एक सिस्टम डेवलप है, उन सिस्टम को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये बेसिकली हमारे सिस्टम का टेस्ट चेक है, हमारी टीम का टेस्ट चेक है, और हमारी एक प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग जो बन रही है उसके बारे में। आज कोई भी एएमसी जो नई आती है वो इसी पैटर्न को फॉलो करती है। और कोई बहुत एग्रेसिव होते हैं उनके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन दिस इज़ द राइट वे कि आप धीरे धीरे बढ़ो, लेकिन आप आगे बढ़ो। और आप जितना शुरू शुरू में बेबी स्टेप रहेगा तो चलेगा, लेकिन गलत स्टेप नहीं होने चाहिए। और उसी को थ्योरी मान के हुए हमने सबसे पहले कमोडिटी के अंदर गोल्ड ईटीएफ दिया हमने,
उसके बाद में हमने निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 हमने 2 एनएफओ निकाले जो दोनों पैसिव स्कीम से हुँ, बिलॉन्ग करते हैं। और अब भी शायद हम एक ओवरनाइट फंड करके हम लेके हुँ। आ रहे हैं जो डेट फंड होगा बेसिकली। तो हम एक-एक करके प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी कोई कंप्लायंस का इश्यू, कहीं भी कोई एग्जीक्यूशन का इश्यू या कहीं भी कोई गैप नहीं रह जावे। 100% सर। सर अभी ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल है। यूएस टैरिफ, वॉर्स, रिसेशन, एफवाई आउटफ्लो। क्या ये सही टाइम है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए? बिल्कुल, ये बहुत सही टाइम है इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये पैसिव स्कीम्स है और निश्चित रूप से ये ईरान और यूएस वार वगैरह के कारण मार्केट काफ़ी नीचे आए हुए हैं, काफ़ी बॉटम पे है। और यहाँ पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए इस मोमेंट पे भी राइट कंपनी को आइडेंटिफाई करना और वहाँ पर बेनिफिट लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस वार का किस पे कैसे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, कौन सी कंपनी में कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब हम 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर की रिजल्ट देखेंगे तो अपने को पता चलेगा। हुँ। लेकिन ओवरऑल इंडिया को इन सब चीज़ों से फ़ायदा होने वाला है और इंडिया ग्रोथ स्टोरी जिस मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है, उससे भी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो ऐसे में किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि वो अपनी हार्डकोर सेविंग्स को ऐसे फंड्स में डालें, जहाँ किसी एक सिंगल इंडिपेंडेंट कंपनी का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े और उन सब के कंबाइंड एफर्ट का बेनिफिट हमको मिल जावे। तो और इसमें मुझे लगता है कि निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 शायद सबसे बेस्ट ऑप्शन है। श्योर सर। और अपन ने देखा भी कि फंड लॉन्च होने के बाद कुछ 10 साढ़े 10% का रिटर्न भी दिया आपने। अभी भी कल मेरी जो हमारे सीईओ हैं रोचन पटनायक, उनसे बात हो रही थी एंड ही सेड कि जितने भी पैसिव फंड है निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, उसमें बहुत सारी जगहों पे अपन टॉप 3 के अंदर हाँ। वर्किंग कर रहे हैं रिटर्न वाइज। हुँ, तो ये हमारी टीम की मेहनत और उसका जो होमवर्क हुँ। है, उसी का कारण है कि जो बड़े-बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं, हम उनसे अच्छा काम छोटी अमाउंट में भी कर पा रहे हैं। सर, आप अपनी चॉइस की टीम को क्या गाइडेंस दे रहे हैं? जब वो क्लाइंट को इन फंड के बारे में समझाएँगे, तो क्या मैसेज होना चाहिए? नहीं देखिए, मैसेज तो ये है कि 2-3 तरह से लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एक तो जो सेविंग्स होती है और जिसको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी है, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, जहाँ हम काफ़ी एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि अगर आप इसमें रेगुलर एसआईपी के रूट से अगर पैसा डालेंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और आई एम लुकिंग कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों की साइड से आ रहा है। निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, गोल्ड ईटीएफ सब जगह पे ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट ट्रेज़रीज़ वगैरह हैं जिनके पास सरप्लस फंड पड़ा रहता है, तो उनको हम पिच कर रहे हैं कि वो अपना पैसा यहाँ पर डालें, तो वो एक अच्छा होप हमको यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अल्टीमेटली देखिए निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 हमने ये जो 2 सिलेक्शन किए कि इंडिया की टॉप 100 कंपनियों में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और हिंदुस्तान अगर ग्रो करेगा तो निश्चित रूप से जो पहली 100 कंपनियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी रहेगी। 100%। तो उसी थ्योरी को हमने यहाँ पर एडॉप्ट किया है और उसी के बेस पे हमने ये 2 एनएफओ डिज़ाइन किए हैं। और आई एम वेरी श्योर कि अगर कोई भी इन्वेस्टर इसमें थोड़े भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर एसआईपी के मोड से पैसा डालेगा या फिक्स्ड प्रोडक्ट के रूप में इसमें पैसा डालेगा, तो ही विल गेट द वेरी, वेरी गुड रिटर्न। हाँ सर। सर, आप अगले 2 से 3 सालों में एएमसी को कहाँ देखते हैं? चॉइस एएमसी को? हमारा जो ध्यान है और जिस तरीके से इसमें लगातार संख्या में इज़ाफ़ा हो रहा है, नए लोग एएमसी के साथ जुड़ रहे हैं। मैं जैसे आज आपने बताया कि करीब-करीब 50 एएमसी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुँ, है, अपन भी उसमें से एक हैं और जो मेजर 90-95% बिज़नेस है वो शुरू की 15 या 20 एएमसी के पास पूरा का पूरा क्लब्ड है। तो मेरा सबसे पहला टारगेट तो उस एक्टिव एनबीएफसी की लिस्ट में आना रहेगा हुँ। और उसके बाद मेरा जो पहला टारगेट है वो टॉप 10 एएमसी में कैसे आया जा सकता है, उस पे हमारी टीम काम करेगी, वही मेरा ध्यान ज़्यादा है। 100% सर। सर, अपन बात करते हैं विकसित भारत की कि या भारत ग्रो कर रहा है या इंडिया ग्रोथ स्टोरी की। तो आपकी नज़र में एक अच्छा दिन हिंदुस्तान के लिए कैसा होगा? ये एक प्रोसेस है, कल से आज हमारा अच्छा है। पहले हिंदुस्तान में जब आदमी एयरपोर्ट पे उतरता था, तो देखता था कि एयरपोर्ट की हालत खस्ता है, फिर वो हुँ, बाहर आता था तो काली-पीली टैक्सी उसको मिलती थी।
उसके बाद में जब वो सड़क पे उतरता था तो उसको गड्ढे ही गड्ढे दिखते थे। हुँ, लेकिन आज ऐसी हालात नहीं है, आज हमारे एयरपोर्ट वर्ल्ड के बेस्ट एयरपोर्ट्स में से हुँ, आते हैं। आज हमारे यहाँ पर भी ओला, उबर वगैरह सब आने से टैक्सीज़ के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आज हमारी सड़कें बहुत अच्छी हुई है। तो ये सब चीज़ें हमारी ग्रोथ को बताती है। पहले से अच्छे हॉस्पिटल्स आए हैं, पहले से अच्छे में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आए हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। भारत आगे बढ़ेगा, इसका मतलब यही है कि हमारी मेडिकल सुविधाएँ, हमारी हुँ, एजुकेशनल सुविधाएँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारा फाइनेंशियल हुँ, इंक्लूजन, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सब एक अलग लेवल पे होंगे और हाँ। उसके ऊपर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, सर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आज वो पहली बार एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म गोल के लिए, तो आप उनको निफ्टी 50 सजेस्ट करेंगे या निफ्टी नेक्स्ट 50 सजेस्ट करेंगे? मतलब कहाँ से शुरू करें वो? देखो फाइनेंशियल नंबर जो हैं वो निफ्टी नेक्स्ट 50 के फ़ेवर में हैं। हुँ, हिस्टोरिकली निफ्टी नेक्स्ट 50 ने हाईएस्ट रिटर्न दिया है और बिकॉज़ ये सारा नंबर का खेल है, तो मैं भी उस नंबर के साथ ही जाना चाहूँगा। तो अगर आज कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने वाला है, तो मैं उसको पहले निफ्टी नेक्स्ट 50 सजेस्ट करूँगा, उसके बाद मैं उसको निफ्टी 50 सजेस्ट करूँगा और उसके बाद में मैं गोल्ड ईटीएफ सजेस्ट करूँगा। ओके। सर चॉइस की जो टीम है जो सेल्स टीम है या जितने भी लोग ऑन फील्ड है, आपका उनके लिए कुछ मैसेज? मेरा ये कहना है कि आज चॉइस की एक बहुत बड़ी टीम पूरे इंडिया में काम कर रही है। हम करीब-करीब 23 स्टेट में हुँ, और 250 ऑफ़िसेज़, बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ी नेटवर्क और उससे भी बड़े हमारे कनेक्ट नेटवर्क के साथ आज हम काम कर रहे हैं। तो अगर ये सारा नेटवर्क, ये सारी टीम अगर पॉजिटिव थॉट के साथ जुड़े और हम हमारे ये जो दोनों तीनों प्रोडक्ट हैं इसमें एसआईपी के माध्यम से या लमसम के माध्यम से अगर जुड़ते हैं, तो मैं एक चीज़ ये बोल सकता हूँ कि जिस लेवल की हमने यहाँ पर एएमसी में टीम बनाई है और जिस डेडिकेशन, जिस पैशन और जिस नॉलेज के साथ ये टीम काम कर रही है, आपके इन्वेस्टर्स को कहीं भी उसमें ये बोल सकते हैं कि दिक्कत नहीं होगी या उनके कॉन्फिडेंस को कहीं भी हुँ, लैक नहीं होगा और वो अपनी जो भी सेविंग्स यहाँ डालेंगे, उसको उनका बहुत अच्छा रिटर्न हुँ, मिलेगा और जो हमारे नंबर्स हैं वो उस चीज़ को बता रहे हैं। तो मैं हमारी चॉइस की जितनी भी टीम जो पूरे इंडिया भर में काम कर रही है, फैली हुई है, उनसे ये पर्सनली बोलना चाहूँगा कि बिना किसी फ़ियर के, बिना किसी भूमिका के आप जो भी आपके क्लोज़ इन्वेस्टर्स हैं, क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको मोटिवेट कीजिए कि वो अपनी छोटी-छोटी सेविंग्स को एसआईपी के रूप में म्यूचुअल फंड के रूट से इन्वेस्ट करें। आने वाले समय में वो छोटा-छोटा पैसा आपकी बहुत बड़ी ताकत बनकर आपके ही काम आएगा और इसमें अगर चॉइस की टीम अपना अच्छा रोल प्ले कर पाएगी तो उसको भी एक हुँ। सैटिस्फैक्शन मिलेगा। सर एक लाइन है जो आप बार-बार बोलते हैं, हर जगह आप लिखते भी हैं, चाहे वो लिंक्डइन पोस्ट हो या आपकी कोई भी स्पीच के बाद आप बोलते हैं, "आप करें कामयाबी की तैयारी, बाकी हमारी ज़िम्मेदारी।" तो इससे क्या तात्पर्य है मतलब? ये हमारी चॉइस की टैगलाइन है, आप कीजिए कामयाबी की तैयारी, बाकी हमारी ज़िम्मेदारी। ये बेसिकली हमारा एक-दूसरे के साथ कमिटमेंट होता है। जैसे मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि अगर ये लाइन मैं चॉइस की टीम को बोलता हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि चॉइस की टीम को मैं ये बोलता हूँ कि आप मेहनत करो, आप आगे बढ़ो, आप बाकी सारी चीज़ों को देखो, आपकी ग्रोथ को देखने की ज़िम्मेदारी मेरी है और मैं उसको ऑनर करने की पूरी कोशिश हुँ, करता हूँ। ऐसे ही जब चॉइस की टीम मेरे को ये चीज़ बोलती है, हुँ, तो वो मेरे को ये कॉन्फिडेंस देती है कि सर आप बड़े-बड़े प्लान बनाओ, आप बड़े टारगेट सेट करो, आप उसकी पूरी पॉलिसी मेकिंग करो, उसको एग्ज़ीक्यूट करना कैसे है, उसको कैसे धरातल पर लाना है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए। सिमिलरली जब हम दोनों मिलके ये लाइन किसी तीसरे क्लाइंट को बोलते हैं, तो हम उस क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आप जब एक बार हमारे पास आ गए, हुँ, तब आपको इन सारे विषयों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली कामयाबी के लिए आगे बढ़िए, पीछे के जितना भी ग्राउंड वर्क है वो सारा वो हम हमारी टीम करें। करेगी। तो ये बेसिकली एक-दूसरे को अपने कमिटमेंट को रिवाइव करने की, अपने खुद के कमिटमेंट को बार-बार सोचने की और उसको ईमानदारी से पूरा करने का एक मोटिवेशन देता है और सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस देता है कि हम दोनों मिलके एक काम कर रहे हैं। बहुत ही इंसाइटफुल आपकी बातें हैं सर और एक-एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई कि चॉइस की टीम को क्या मैसेज है, एएमसी को आप कहाँ देखते हैं, इंडिया ग्रोथ स्टोरी को आप कहाँ देखते हैं, विकसित भारत कैसा दिखेगा और एक अच्छा दिन हिंदुस्तान के लिए कैसा होगा। तो
हमारे व्यूअर्स की भी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू दिव्यांशु।